अंतर्मन की लक्ष्मी भाग 26। एक और अलसाई सुबह अंगड़ाई लेती हुई विनिया मोबाइल में देखकर आंख मिचमिचाकर खोलने के बदले फिर से बंद कर लेती है। बिस्तर छोड़ने की उसकी इच्छा नहीं हो रही थी। दिल दिमाग बोझिल सा हो रहा था। आजकल उसकी रातें घर के हालातों को सोचती गुजर जाती है और जब तक दिमाग थककर बंद हो जाने का आंखों से आग्रह करता है तब तक मुर्गे के जगने की बेला आ जाती है और मुर्गे के साथ साथ निशा से लड़ता सूरज भी अपनी जीत पर मुस्कुराता हुआ अंबर की ओट से बाहर आने के लिए आतुर हो उठता है। अक्सर सूरज के संग संग विनिया भी पहली किरण का आनंद लेने के लिए बालकनी में जा खड़ी होती है, लेकिन आज उसका तन और मन दोनों ही निढाल हुआ पड़ा था। भैया भाभी जगी नहीं है क्या? संपदा आधी नींद में अपने कमरे से निकल बालकनी में आती है और वह विनिया के बजाय मनीष को खड़े देख कलाई घड़ी में समय देखती हुई पूछती है। नहीं, एक नज़र संपदा की ओर देखकर मनीष उत्तर देता है, अच्छा भाभी को तो सुबह की पहली किरण से मिली ताजगी बहुत पसंद है। मुझे भी प्रकृति से प्रेम करना उन्होंने ही सिखाया। सुबह की पहली किरण सामने के पेड़ की पत्तियों से टपकने वाली ओस की बूंदों की आवाज़ कान लगाकर सुनना और उसी समय बालकनी की रेलिंग पर पड़ी ओस की ठंडी बूंदों को हथेली पर लेकर उसकी ठंडक से तन मन को दिन भर के लिए ठंडा कर प्रसन्न चित्त कर रखना, इसका एहसास भाभी ने ही मुझे कराया। संपदा रेलिंग पर पड़े ओस की बूंदों से रेखाएं बनाती हुई कहती है और मनीष उसके प्रकृति प्रेम में डूबे शब्दों को सुनता उसे आश्चर्य से देख रहा था। मनीष संपदा के शब्दों के साथ उसकी भाभी की प्रकृति प्रेम की मिसालों में खो गया था। संपदा की आवाज़ ने उसको एक नए दृष्टिकोण से जीवन की सुंदरता को महसूस करने के लिए प्रेरित किया। रेलिंग पर पड़ी ओस की ठंडी बूंदें और रेखाएं जो प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक थी और उस समय उसके मन को भी प्रभावित करने लगी थी। संपदा की बातों ने उसे सूरज के उगते पहली किरण का एहसास करवाया और प्रकृति के साथ जुड़ी सूर्योदय की खुशबू से मनीष जीवन के सौंदर्य से खुश मिलाने की कोशिश करने लगा। उसका दिल भी प्रकृति के साथ मिलकर एक नए स्वरूप में धड़कने के लिए बेताब हो उठा। ये शायद भोर की पहली लालिमा का ही असर था कि संपदा के पूछने पर भाभी की तबीयत ठीक है ना, मनीष का प्यार से सना हुआ जवाब आया था। पता नहीं, एक बार जाकर देख लो, मनीष ने विनिया के बारे में पूछते ही संपदा दांतों तले जीभ दबाती अपनी गलती का एहसास करती है। उसने सोचा अब मनीष कागज के पत्थर लपेटे बिना ही उस पर ताबड़तोड़ बरसने लगेगा, लेकिन ये क्या? मनीष की आवाज़ में तो इस समय केवल प्रेम की चाशनी टपक रही थी। उसे हैरत से देखती संपदा मनीष के कमरे की ओर बढ़ गई। भाभी भाभी अभी तक सोई हैं आप? सूरज की दूसरी तीसरी चौथी किरण भी धरती को चूम रही है और आप है कि अरे आपको तो तेज बुखार है। विनिया को जगाने के लिए जैसे ही संपदा ने विनिया के ऊपर से लिहाफ हटाकर उसे स्पर्श किया, उसके तपते शरीर जद में आते ही चीख पड़ी। संपदा की चीख ने पूरा कमरा गूंज गया था। तत्पश्चात विनिया को तकलीफ में देख संपदा की आंखें भर गई थी। उसकी आंखों में भी दर्द और खेद का आभास स्पष्ट था। संपदा के स्पर्श और चीख से विनिया धीरे से अपने नेत्रों को खोल हल्की सी मुस्कान देती है। विनिया की मुस्कान में संपदा को फिर से प्यार और समर्पण की वही मिठास महसूस हुई जो बीते कुछ समय उनके बीच बिगड़े हुए रिश्तों को मिटा रही थी। इस मिलन के क्षण में दोनों के बीच की दूरियां मिट गई और पुनः नए प्रारंभ का संकेत में उसने विनिया की आंखों में अद्वितीयता के साथ महसूस। संपदा झट से दौड़कर रसोई में जाकर एक कटोरे में भरकर ठंडा पानी और कपड़ा ले आई और कपड़े को गीला कर विनिया के माथे को सहलाते हुए उसके सलाड पर रखने लगी। संपदा को खुद के लिए परेशान देख उसे आराम से बैठने के लिए कहते हुए विनिया के चेहरे पर मुरझाई हुई लेकिन मासूम मुस्कान तैर गई। इतनी प्यारी मुस्कान है भाभी आपकी, गुनगुनाहट से भरी हुई। विनिया को मुस्कुराते हुए देख संपदा उसके सिर पर ठंडे पानी की पट्टी करती हुई मुस्कुराकर प्यार से कहती है। संपदा की मुस्कुराहट और विनिया के प्रति उनकी प्यार भरी भाषा ने विनिया के लिए एक प्रेम भरा और आनंदपूर्ण वातावरण बना दिया था। उस प्यारी मुस्कान में छुपी शांति और सुखद भावनाएं भाभी के हृदय को चूम रही थी, जैसे कि एक साथीपूर्ण समय की आनंददायक सार्थकता की परिभाषा गढ़ रही है। मम्मी, विनिया के शरीर का थोड़ा कम होने पर संपदा रसोई में रहा मामा
बच्ची के लिए नाश्ता बनाती अंजना को आवाज़ देती है। अंजना घूमकर अंजना को देखकर प्रतिक्रिया व्यक्त करती है और फिर अपने काम पर लग गई। मम्मी, भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, उनके शरीर का ताप बढ़ा हुआ है। मैंने ठंडे पानी की पट्टी कर दिया, लेकिन अभी भी बुखार है। रसोई में आती हुई संपदा कहती है। तभी मैं कहूँ आज बहू बालकनी में दिखी नहीं। अंजना के मुंह से अनजाने में ही निकल गया। मतलब आप भाभी को नोटिस करती हैं मम्मी, फिर जताती क्यों नहीं है? बोलते हुए संपदा की आंखें फैल गई थी। संपदा की आंखों में आश्चर्य की रंगत देख अंजना नजरें चुराती हुई कहती, ऐसे क्या देख रही हो? रोजाना सुबह कमरे से बाहर आते ही वो बालकनी में दिख जाती है तो। अच्छा तुम चलो, मैं आती हूँ। ये कहिए ना कि उनका जलवा आप पर भी चल रहा है। संपदा बोलती हुई रसोई से निकल गई। इसकी तो आंखें भी नहीं खुल रही हैं। अपने भैया को कहो दवाई ले आए। विनया के माथे को हाथ लगाती हुई अंजना कहती है। अंजना की बात सुनकर संपदा कमरे से बाहर जा रही थी कि मनीष को बुआ के कमरे में जाते देख उसके पैर थम गए। भैया तो बुआ के कमरे की ओर तशरीफ ले गए हैं, अब क्या वो मेरी सुनेंगे? संपदा मुंह बिचका कर कहती है। अंजना के दोबारा जोर देने पर संपदा बुआ के कमरे की ओर चल पड़ी। मनीष बुआ की गोद में सिर दिए लेटा हुआ था। आज संपदा की सवारी इधर कैसे निकल आई? संपदा को कमरे में आते देख बड़ी बुआ ने तंज कसा, क्या बुआ आप भी सुबह सुबह शुरू हो जाती हैं? भैया भाभी को बुखार है, जाकर दवा ले आइए। बुआ के तंज का उत्तर देती संपदा भाई से कहती, लो हो गया सास वाला ड्रामा शुरू, ज्यादा ध्यान मत दो, थोड़ी देर में खुद ही ठीक हो जाएगी। मनीष के बाल सहलाती हुई बुआ कहती है। बुआ की बात सुनकर मनीष संपदा की ओर से मुंह फेर कर करवट बदल लेता है। ये भी उसे बुआ का दिया हुआ ही उपाय था। यदि कोई तुमसे बात करना चाह रहा हो और तुम्हें उसमें दिलचस्पी ना हो तो उसकी तरफ से चेहरे फेर लो, बिना बोले ही तुम्हारा काम हो जाएगा। और मनीष बिना गलत सही का भान किए बुआ के शब्दों का असरस पालन करने वाला बुआ का तोता बना हुआ था। कभी तो अपने दिमाग से भी सोच लिया करो भैया, कहने को इतनी बड़ी कंपनी में इतने बड़े पोस्ट पर हो, हद हो गई। संपदा भाई के ऐसे व्यवहार से आहत होकर बिफर गई थी। मम्मी भैया का दिमाग सही जगह पर नहीं है। विनया के कमरे में घुसते ही संपदा अंजना से कहती है। अंजना आंखों के इशारे से उसे आवाज़ धीमी रखने के लिए कहती है और बताती है कि वह प्रहलाद मामा जी को कॉल कर दवा के लिए कह चुकी है और वो रास्ते में ही हैं, उन्हें आने में समय लगेगा। पापा को बोलूं? संपदा विनया के माथे को छूती हुई पूछती है। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। उन्हें कब किसी के दर्द का एहसास हुआ है? अंजना की आवाज़ तेज हो गई थी और इस तेज आवाज़ के कानों में पड़ने से आंखें बंद की हुई विनया आंखें खोलकर कमरे का जायजा लेने लगी। भाभी कुछ चाहिए क्या? विनया को आंखें खोलते देख संपदा जल्दी से विनया के बगल में जाकर पूछती है। विनया हाथ के इशारे से मना कर फिर से आंख बंद कर लेती है, लेकिन इस अवस्था में भी अंजना की कही हुई बात घूम रही थी। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। उन्हें कब किसी के दर्द का एहसास हुआ है, लेकिन अभी मन का साथ नहीं मिलने के कारण वो इस पर मंथन नहीं कर पा रही थी। संपदा मैंने विनया के लिए भी सैंडविच बनाया है, एक सैंडविच खिला दो, तब तक दादा भी आ जाएंगे, उनके आते ही बहू को दवा खिला देना। अंजना विनया के सिरहाने बैठकर उसके माथे को सहलाती हुई संपदा से कहती है। क्या बात है, आज पूरा दिन सोने के बाद अब कमरे से निकली हो? ऐसी भी क्या तबीयत खराब का बहाना करके पड़े रहना? सास को आराम दो, अब खुद को स्वस्थ महसूस कर रही थी, इसलिए जब सब रात के खाने के लिए डाइनिंग हॉल में बैठे तो विनया अपने कमरे से निकल वही आ गई। आज अंजना को विनया के लिए विहल देख दोनों बुआ के कलेजे पर सांप लौट गया था, इसलिए बड़ी बुआ कटाक्ष करती हुई अंजना के प्रति अपनी चिंता दिखाती हुई कहती है। इस समय बुआ की आंखें अंजना के चेहरे पर कठोरता का भाव आते देख चमक उठी थी। उन्हें लगा जैसे अंजना पर उनकी कही बातों का प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन अंजना उन्हें कहना चाहती थी कि वो उसके और उसकी बहू के बीच न आए। इस बात से वो अनभिज्ञ थी। बड़ी बुआ के कटाक्ष में विनया के प्रति एक कठोरता भरा दृष्टिकोण प्रकट हो रहा था। उनकी दिखावटी चिंता और चेतना परिस्थितियों को उलझाने के लिए एक नकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने का प्रयास कर रहा था, लेकिन सास बहू पर उनकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। अंजना की मुख मुद्रा कठोर ही रही और विनया की नज़र मनीष पर जाकर टिक गई। यही तो वो एक समय होता है जब पत्नी
पति से झूठे मुंह ही सही एक बार प्यार के बोल सुनना चाहती है। आखिर उसके गांठ से बदी वो पराए घर में आती है और यदि गांठ खुलते ही वो इंसान भी पराया हो जाए तो कई बार वो उस घर में रहने का कोई औचित्य भी समझ नहीं आता है। बस एक बार माँ को उनका अधिकार दिला दूँ, एक बार उनके नारित्व को जगा दूँ, फिर नहीं रहना मुझे यहाँ। जिसके साथ आई वो तो इस घड़ी भी 2 पल के लिए कमरे में नहीं आ सका। सच ही ऑफिस जाने से पहले और ऑफिस से आने के बाद मनीष बुआ के कमरे में बैठा रहा। किस तरह परिवार से दूर हुआ जा सकता है, इसके गुर सीखता रहा। विनया के दिल में और शायद नज़र में भी तूफान आया हुआ था और उसका आवेग उसकी बड़ी बड़ी आंखों में होकर बाहर निकलने के लिए आतुर हो रहा था। उसकी नज़रों के तूफान में कुछ ऐसा था जिसने मनीष को नज़रें झुकाने के लिए मजबूर कर दिया। और संपदा की कही बात कभी तो अपने दिमाग से भी सोच लिया करो भैया। दिमाग में घूम गई। यदि ऑफिस के किसी साथी को हल्का जुकाम हो जाए तो मनीष उसका हालचाल लेने के लिए बिल्कुल कोताही नहीं करता, और यहाँ तो उसकी पत्नी बीमार थी। वो विनया के लिए इतना कठोर कैसे हो जाता है। मनीष से मुंह में लिया निवाला अब निकला नहीं जा रहा था और अब विनया की दूसरी दृष्टि अपने ससुर जी की ओर गई, जो बिल्कुल किसी साधक की तरह उपेक्षित भाव से अपना नाश्ता कर रहे थे। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है उन्हें कब किसी के दर्द का एहसास हुआ है। उन्हें देखते ही अंजना के शब्द विनया के कानों में गूंज उठे। क्या ऐसी कोई बात है जिससे माँ और पापा जी के बीच एक गहरी खाई बन गई और घर में साथ रहते हुए भी दोनों घर के अलग अलग कोने में अपना बसेरा बना लिया। विनया मन ही मन इसके तहत न जाने की ज़रूरत समझती अपना सिर हल्के हल्के हिला रही थी। क्या हो गया बहू, माता आ गई क्या तुम पर, जो सभी को घूरती हुई सिर हिलाए जा रही हो। विनया को बहुत गौर से देखती हुई बोलकर बड़ी बुआ जोर से हंसती है और उनका संग देने के लिए मंजली बुआ भी हंसने लगी। माता ही तो आई थी, तभी मुझ पर माँ का इतना ज़्यादा प्यार बरसा। धीमी सी आवाज़ में कहकर विनया रसोई की ओर जाती सबके सामने अंजना के गले से लग गई। विनया की धीमी आवाज़ में भीगी भीगी सी भावना थी जो मात्र प्रेम की गहराइयों को छू रही थी। उसने अंजना को उसके प्रति अपने दिल की सीमा तक पहुंचने की भावना को गले लगकर जता दिया। इस पल में उनकी गले लगने से माँ बेटी का पवित्र बंधन और मजबूत हो गया। आज के लिए इतना ही। इससे आगे का भाग जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।